इतने कैसे ये गुमसुम बैठे हुए थे कि यहाँ तक का घुसपैठ ये सिल्लोड़ तक आ गए। इसका मतलब ये है कि बादशाह कहीं ना कहीं सो रहा है। अच्छा, पता नहीं क्या जल रही कहाँ पर तो बुझारे कहाँ पर। उसने जरा सा माहिती अधिकार भी दिया तो वो लीडर बन जा रहा है। लोग झंडे उठा के चिल्ला पुकार करने वाले लोग भी अपने आप को लीडर बोल रहे। तो सिल्लोड़ में एजुकेशन अगर अच्छा है तो बड़े बड़े लोगों के बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं फिर पढ़ने के लिए। भविष्य में सिल्लोड़ में जो है बहुत सारी चीजों की जरूरत है, जैसे अब्दुल सत्तार खुद पक्ष है एक। अच्छा, सिल्लोड़ में रोजगार के लिए क्या क्या किया गया है, कुछ के लिए रोजगार बहुत बड़ा एक इश्यू है जी जी। ना। इसको कोई सत्ताधारी ने हाथ में लिया ना विरोधकों ने हाथ में लिया। जी। ये राजकारण सिर्फ और सिर्फ जातिवाद का राजकारण सामने वाले कर रहे हैं। अब तो सत्तार साहब सियासत के एक मांझे हुए खिलाड़ी है। अगर कायदा मालूम है और आपको पूरी मालूमात है तो आप जब बात करेंगे तो एसपी के सामने भी आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे कि महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज प्रस्तुत चाय पे चर्चा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 21 में। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी मोहब्बतों की वजह से ही माशाल्लाह हमारे एपिसोड को मकबूलियत मिल रही है। और दूसरी तरफ मैं आपसे माजरत भी चाहता हूं कि हमारे एपिसोड नंबर 21 को शूट करने में हमें देरी हो चुकी है, लेकिन आज के एपिसोड में हम इलेक्शन के मुद्दे पर बातें करेंगे। और ऐसी शख्सियत को हमने हमारे इस एपिसोड में इन्वाइट किया है जो सिल्लोड़ की कोर्ट में काफी सालों से अपने वकालत के पेशे को अंजाम दे रहे हैं और तरह तरह के केस को हल करते हुए नजर आते हैं और काफी उनका नाम सिल्लोड़ शहर में छाया हुआ है। मेरी मुराद है सिल्लोड़ के वो वकील जिनका नाम है एडवोकेट अनीस अहमद साहब। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आप जो है तो हमारे एपिसोड पर तशरीफ लाए और जैसे ही आपको कॉल किया गया आपने बगैर कोई माजरत के हमारी दावत को कबूल किया और आपका कीमती वक्त हमारे एपिसोड को आपने दिया है, जज़ाकल्लाह खैरा। तो नाज़रीन, हम जानेंगे सबसे पहले आपका परिचय में परिवार, इसी तरह से शिक्षा और फिलहाल की क्या हालत है। मैं सब में पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने आपके एपिसोड पे मुझको बुलाया, इज्जत बख्शी। मेरा नेटिव प्लेस शिवना है और मैं जो है एक मेरे एजुकेटेड फैमिली है। मेरे वालिद डॉक्टर है और उनकी तालीम और तरबियत में हमारे दादा की तालीम और तरबियत में हम जो है पले बड़े। शिवना से रहने के साथ साथ शिवने का बहुत बड़ा जो है पॉलिटिकली बैकग्राउंड रहा है और उसी बैकग्राउंड के हिसाब से और तालीम के हिसाब से रहा है। मैं जो है 2006 से वकालत में हूँ और 2006 के बाद से वकालत करते करते थोड़ा बहुत सामाजिक काम और थोड़ा कुछ सालों के लिए जो है सियासत में भी रहा हूँ। लेकिन अभी फिलहाल में मैं कोई किसी पक्ष के फेवर में या किसी भी पार्टी के साथ में नहीं हूँ। मैं अपना इंडिपेंडेंट। जैसा शौक कुछ और होता है और हालात के हिसाब से इंसान कोई और रास्ता इख्तियार कर लेता है। जैसे कि आप अभी वकालत में है, तो क्या पहले से ही आपका ख्वाब था कि आप वकील बने या कुछ और था? अभी ये वकालत के लिए तो मेरे पहले से ही 12वीं से मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझको वकील बनना है। और दूसरी ये भी ख्वाहिशें कभी रही है कि भाई आप जैसा कोई पत्रकार बने पर वो रहा ये कि मैं वकील बन गया हूँ। जी। अच्छा, वकील बनने के पीछे बनना है, इसके पीछे कोई और सोच होगी आपकी कि क्यों बनना है, वजह क्या है, कोई ऐसा खास बात? वकील बनने के लिए सिर्फ यही था कि भाई हम जो है समाज को न्याय दिलाए और आज के हालातों में और पिछले कई वर्षों से जो हालात है मुसलमानों के, और हम जिस वक्त कानून की पढ़ाई करते थे उस वक्त अगर देखा जाए तो मुस्लिम वकीलों का परसेंटेज बहुत ज्यादा कम था। सिल्लोड़ के अंदर हम जब आए तो उस वक्त में सिल्लोड़ में गिने चुने 4 या 5 मुस्लिम वकील थे और उन वकीलों में हमारा जब आए 2006 में तो उस वक्त हमारा भी शुमार हुआ। लेकिन लोगों के अंदर वकीली पेशे को लेकर खास तौर पे मुस्लिम नौजवानों में कोई बेदारी नहीं थी और आने वाली मुसीबतें और परेशानियों में मुसलमानों को सामना करना पड़ता है।
जी जी इस सोच के साथ में हमने जो है वकालत में एंट्री करे और जो है उस हद तक हमने उसमें कामयाबी भी हासिल करे। जी जी। आपको क्या लगता है कि हर घर में एक नौजवान लॉ का जानकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो हर किसी को, हर इंडिया के नागरिक को कायदे की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि कायदे के अंदर एक कंसेप्ट है कि जो भी पढ़ा लिखा इंसान है उसको इस तरह से समझ के या फिर हर कायदे, हर भारत के नागरिक को ये माना जाता है कि उसे भारत का पूरा कायदा मालूम होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। वो ये नहीं बोल सकता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं है तो मुझको कायदे की मालूमात नहीं है। वो कोई भी डिफेंस में कहीं भी इस तरह से बोला नहीं जा सकता कि यार हम अनपढ़ है, हमको कायदा मालूम नहीं था। कायदा ये समझ के चलता है कि वो अगर यहाँ का है तो उसको यहाँ का कायदा मालूम है। तो इसी नौयत से अगर देखा जाए तो हमें कायदे का और कानून की मालूमात और जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो ये समझ के चलता हूँ कि अगर हम तालीम के साथ साथ कायदे की जो तालीम है इनिशियल स्टेज पे 10वीं 12वीं में, जो क्रिमिनल लॉ है, जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों की स्टडी होना चाहिए और हर इंसान को कायदे की मालूमात होना चाहिए। क्या आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है कि लॉ का या कानून का नॉलेज ना होने की वजह से कभी-कभी पुलिस भी फ़ायदा उठाना चाहती है? हाँ, इस बात का तो हर हर जगह यही है कि देखो, कायदा एक ऐसी चीज है कि अगर कायदा मालूम है और आपको पूरी मालूमात है तो आप जब बात करेंगे तो एसपी के सामने भी आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे कि नहीं साहब, आप जो बोले वो गलत है, कायदा ये है। तो उसको भी कायदे की चार चौखट के आगे जाते नहीं आएगा, कोई बड़े से बड़ा अधिकारी रहने दो। अब अगर कोई शख्स है और उसको मालूम है कि अगर अपन ने ये चीज चलती गाड़ी में से उठा ली तो वो चोरी कहलाती है, जी लेकिन अगर वो ये बोलेगे नहीं नहीं मेरे को तो ये मालूम नहीं था, तो कायदा उस चीज को वो नहीं कर सकता, जी उसको माफी नहीं दी जा सकती कि भाई मुझको मालूम नहीं था बोलकर। जी तो इसलिए ये गुमान रखना कि हमें मालूमात नहीं है या फिर नहीं है, तो वो जो चीज है कायदे की एक्सेप्शन में नहीं आता। जी जी जी। तो बहरहाल जैसा कि आपसे कुछ बातें जो हुई है उससे ये बात समझ में आ रही है कि फिलहाल जो परिवार है उन्होंने अपने बच्चों को लॉ का नॉलेज देना चाहिए, कानून का नॉलेज देना चाहिए, ताकि माशरा भी और समाज भी हमारा एक लेवल में आ सके। बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज के तरफ तवज्जो दिलाना, जी जी क्योंकि आए दिन जो है जिस चीज की तुमको मालूमात नहीं है उस चीज के बारे में आए दिन जो है बहुत सारे उलट सिलट बातें होती है। और आज तो मैं देख रहा हूँ कि सामाजिक कार्यकर्ता और ये सब जो लोग हैं वो लोगों को थोड़ा सी कायदे की मालूमात है तो वो इतने छा जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। जैसा कि अगर कोई एक साधारण थोड़ा सा जो है एक समाज की चळवळ में रह के सामाजिक कार्यकर्ता बनकर काम करता है तो उसको जो है माहिती का अधिकार की मालूमात मिल जाती। अब वो माहिती के अधिकार में इतना, जो कि माहिती के अधिकार को कायदे का एक एक हिस्सा है, जो आज हमारे देश को आजाद होके 75-76 साल हो गए, उसके बाद जो है 2006-2005 में ये कायदा आया, जो संविधान के कायदे के आर्टिकल 21, 14 इसके इसमें से 19 में से निकला कि भाई ये माहिती का अधिकार होना चाहिए, जो एक कायदे की एक ब्रांच से निकला। और उसने इतना बड़ा वास्ट उसका वो है, तो कायदा कितना वास्ट होना चाहिए, फिर कितना बड़ा होना चाहिए। जी जी तो इस चीज के ऊपर से अगर इंसान ने अगर सोचा या फिर लोगों ने इस बात की तरफ अपनी तवज्जो दी कि भाई कायदे के अंदर जो है हमने हर चीज को समझना चाहिए। जी अब माहिती के अधिकार में हर कोई भी कहीं भी खड़े रह के अपनी अर्ज डाल देता है और बोलता है कि नहीं नहीं ये चीज ऐसी होना है, वो चीज वैसी होना है, ये सब चीजें है, या फिर वो अपील दर अपील करता है, फिर पूरी मालूमात लगाता है और वही माहिती का अधिकार पूरा सिस्टम हिला देता है। जी 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 तो इस चीज के ऊपर से जब अगर देखा जाए तो ये जो चीजें हैं, जब ऐसी
जब थोड़ी सी अगर मालूमात होने के बाद इंसान इतना कर सकता है, तो जब कायदे की उसको थोड़ी और मालूमात होंगी या फिर कायदे की पूरी जानकारी कर लेगा, जी जी तो जी बड़े से बड़े अधिकारी के सामने आंख में आंख डाल के पूरी तरह से बात करेंगे, चाहे उसे लॉ की डिग्री हो या ना हो। ना। ये हमारे संविधान की सब में बड़ी पहचान है जी कि जी, हम और हर उसका चीज हक और हाँ, उसका इंसाफ वो हासिल कर सकता है, हासिल कर सकते हैं। बगैर लड़ाई के, बगैर हुज्जत के वो काम उसका हो सकता है। जी अच्छा, वैसे अब इलेक्शन महाराष्ट्र के आ चुके हैं, नगर परिषद है, जिसी तरह से नगर पंचायतें हैं और पंचायत समिति है, जिला परिषद है, तो हम तो सिल्लोड़ के ही इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सिल्लोड़ का ही इलेक्शन एक महाराष्ट्र के लेवल का होता है। हाँ, बड़ा बहुत गर्मा गर्मी होती है और एक बरोबर है। एक हाथी सब में सत्ता ज्यादा चर्चा जी, चर्चा का विषय हो जाता है वो। चर्चा का विषय, और एक हाथी सत्ता होने की वजह से और भी ज्यादा चर्चे में होता है। तो सिल्लोड़ के इलेक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल का जो नगर परिषद का इलेक्शन आने वाला है और गर्मा गर्मी चल रही है, तो आप इस इलेक्शन को पहले इलेक्शन के मुकाबलों में किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है आपको कि ये इलेक्शन कैसे होने जा रहा है? आज इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, वो इलेक्शन में अगर देखा जाए तो किसी एक के ऊपर डिपेंड करना या किसी एक को जो है टारगेट करना, ये सामने से मकसद बना लिए जी जी और अपने आपके और अपने जाति मफाद के फायदे के लिए लोगों ने जो है इलेक्शन में टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो कोई भी पार्टी हो, उससे अपना वो नहीं है ताल्लुक किसी से। लेकिन बात यह है कि भाई आप अगर किसी मुद्दे को लेकर है और आप चाहते कि ये मुद्दा होना चाहिए, तो आपने उस मुद्दे को लेकर क्या किया, अच्छा। समाज के सामने क्या चीजें पेश की, जी जी और उस चीजों में से आपने कौन सी चीजें करके बताई और ये उसका रिजल्ट है। अच्छा। तो वो रिजल्ट को आपने समाज के सामने लाना चाहिए। तो आपका जो समाज के सामने रिजल्ट आया है, तो समाज खुद डिसाइड करेगा। आज जी जो है डिजिटल इंडिया है, डिजिटल हर चीज है, और इतना है कि गूगल भी अपना एडवर्टाइज आप कर रहा है कि बोल के देखो। जी तो फिर आपको जो है बोलने की जरूरत है कि भाई आप बताइए कि आपने ये काम किया है। जी उस निस्बत से जो है सिल्लोड़ का इलेक्शन चलना चाहिए। जी जी, जैसा कि देखा गया कि आमदार अब्दुल सत्तार ने भी दावा किया है 28+1। तो ये राजनीति में आपको क्या लगता है कि ये किस तरह की राजनीति है? ये देखिए, अभी जो आमदार अब्दुल सत्तार साहब की बात है, जी जी आमदार अब्दुल सत्तार साहब सियासत के एक मांझे हुए खिलाड़ी है। जी पूरे महाराष्ट्र में उनकी एक चर्चा है और मंत्री भी रह चुके हैं। और आमदार अब्दुल सत्तार साहब किसी भी चीज का बगैर अभ्यास के या बगैर जानकारी के, या उनकी जो स्ट्रेटेजी है, जिसको हमारे उसमें एक प्लानिंग है, वो प्लानिंग के तहत ही उन्होंने उस चीज को कहा है। अब जब वो चीज कहा है तो उसका रिजल्ट सामने आ ही जाएगा। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि अब्दुल सत्तार की जो पार्टी है महायुति का हिस्सा है, लेकिन सिल्लोड़ में देखा जा रहा है कि महायुति में ही जो है तो नाइत्तेफाकी चल रही है। एक तरफ महायुति के ही कैंडिडेट आमदार अब्दुल सत्तार के कैंडिडेट को गिराना चाहते, हराना चाहते। तो ये किस तरह का राजकारण है? आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं अभी? ये राजकारण सिर्फ और सिर्फ जातिवाद का राजकारण सामने वाले कर रहे हैं। अभी एक घर में दो पार्टी के लोग हैं। अगर सिल्लोड़ की हद तक का देखा जाए तो बाप जो है अगर कोई पार्टी में है तो बेटा अलग पार्टी में है। फिर भी दोनों बाप बेटे एक ही घर में रह रहे हैं। जी 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 जब ऐसा हो सकता है तो ये ऊपर की जो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी एक अलग निशाना साधती है, और इनकी जो पार्टी है वो एक अलग निशाना साधती है। और ये तो इनका शुरुआत से यहाँ पर सिल्लोड़ के राजकारण के अंदर यही चलता आया है कि शुरुआत से जो है उन्होंने विशेष एक व्यक्ति को टारगेट करना मकसद बना लिया है जी 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 कि भाई हमें बाकी सब चीजें तो दूर, हमको अब्दुल सत्तार को ही टारगेट करना है, तो फिर हम अब्दुल सत्तार के खिलाफ में ही बोलेंगे। तो इस तरह से वो चीजें उनका किरदार निभाने के लिए वो लोग बैठे हैं। अभी हाल ही में कुछ नामांकन पर आपत्तियों और कोर्ट तक जाने के प्रकरण सामने आए हैं। तो आपके नजरिए से क्या है? आप एक वकील होने के नाते इस पर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कायदे में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, जी यानी कायदे में समानता है। अगर किसी को कोई चीज में अगर लगता है कि नहीं मैं ये चीज में गलत है या सामने वाला गलत है,
तो कायदे ने हर किसी को अपना राइट दिया है, वो रेमेडी है उसको। जी जी जी। वो जो है कायदे का दरवाजा खटखटाए, और खटखटाना भी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि अंदर से कौन क्या है और बाहर से कौन क्या है। जी जी तो ये जो दोहरा चेहरा लेके जो लोग फिरते, तो वो भी सामने आ जाता है कि यार मैं तुम्हारे साथ में, लेकिन हमको ऐसा करना पड़ता, लेकिन वो असल में जो चीज वो कर रहे हैं वही चीज है, जी, चेहरा उनका वही है, वही चेहरा है। और वो कायदे का सहारा लेके वो चीज को अपने आप में ढालना चाह रहे हैं। जी जी। बस। जैसा कि आप भी जानते हैं, आमदार अब्दुल सत्तार का सिल्लोड शहर में काफ़ी लंबे समय से जो है तो सिल्लोड नगर परिषद में प्रभाव रहा है, और लंबे समय से उनकी सत्ता जारी है, उन्हीं के घर में है। तो आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में विपक्ष उन्हें कड़ी टक्कर देंगे? ऐसा लगता है कि कहीं पर आमदार अब्दुल सत्तार कम पड़ सकते हैं? जिस तरह से विधानसभा में उनको बहुत उम्मीद थी कि वो काफ़ी लीड से जीत कर आएंगे, लेकिन देखा गया कि जब वोट काउंटिंग हुई तो वहां पर उनकी जो उम्मीद थी उस पर पानी फिरता हुआ नजर आया, और आए तो लेकिन कम लीड से। देखिए, ये जो चीजें हैं राजकारण के अंदर, लोगों ने जातिवाद लाए हुए, और जहां जातिवाद आता है वहां लोग हर चीज को भूल जाते हैं। लेकिन आमदार अब्दुल सत्तार ने जो सिल्लोड तालुके में काम किए, आसपास में काम किए, और कभी भी उनके साथ में ऐसा कोई आपको वो नहीं दिखेगा कि उन्होंने किसी जात को विशेष लेकर जो है काम किए। जी उनके हर काम में आप, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि भाई पूरे इसमें आप भी देख सकते हैं कि भाई जहाँ कोई काम हुआ है वहां आप जाके देख सकते हैं कि भाई कौन सा काम क्या है क्या नहीं है, और किस चीज के लिए काम किया गया है। तो मेन चीज ये है कि काम होना, जी और काम के साथ साथ नाम भी होना। लेकिन कुछ लोग जो है सिर्फ अपने आप को इसलिए मार्केट में चर्चा करना चाहते हैं कि उनका नाम तो हो जाए, नहीं काम हुआ तो। जी जी जी। ऐसा है। जिस तरह से आपने बताया कि हर समाज को लेकर आमदार अब्दुल सत्तार चलते हैं और किसी समाज को मुद्दा नहीं बनाते हैं, जैसा उनकी एक राजनीति का जो काम है करने का अंदाज। लेकिन देखा गया कि कुछ दिनों पहले सिल्लोड तहसील के सामने एक महाराज, जो मुस्लिम समाज की 3 कमानें बन रही है मुस्लिम समाज से रिलेटेड, उसके खिलाफ बैठे थे। वो कह रहे थे कि ये कमानों के काम को बंद कर दिया जाए। एक तरफ आमदार अब्दुल सत्तार तमाम समाजों को लेकर चलते हैं, दूसरी तरफ एक समाज जो उनके ऊपर इल्जाम लगाता है कि ये मुस्लिम समाजों की कमानें बना रहे, बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर किस तरह की बात हो रही है फिर? ये देखिए, ये मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा, मुस्लिम समाज का कमाने हैं, ये एक गलत तस्वुर है कि मुस्लिम समाज के कमाने हैं। मौलाना अबुल अब्दुल कलाम आजाद के नाम से जो कमान बनाई गई, वो एक भारत के मंत्री, एजुकेशन मंत्री रहे हुए। जी फिर उनका सब में बड़ा किरदार जो है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भी रहा है, जी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी। तो वो किसी एक समाज के नहीं है ना, जी और पूरे सिल्लोड के अंदर जो कमाने बनी तो पूरी एक किसी एक समाज की या वो नहीं बनी ना। जी ये तो बहुत बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज भी है, हिंदू समाज भी है, और भी समाज है। उन सब समाजों के लेके जो है एक जो निशानी को कायम किया गया है, जो पूरे महाराष्ट्र के पूरे देश में इस चीज को दोहराएंगी कि आज यहाँ समाजी एकता के साथ साथ पूरे समाज के जो है नाम को जो है ऊपर किया गया है। तो इस चीज को दूसरा रंग देने वाले उनका जाति मफाद चाहते हैं। जी जी उनका मफाद ये है कि चीजों में पूरे अंबेडकर चौक से लेके तो संभाजी महाराज चौक तक का जी जी अगर देखा जाए, तो ये एक जो हमारे भारत की विविधता में जो पहचान है, जी उस चीज को आपको देखने की मिलेगी। जी जी और क्या ही मंजर है कि इधर जो है शिवाजी महाराज का जो है स्मारक है, और वो चीज को मुसलमानों का वो है। जी जी और इस चीज को लेके आज तक का कहीं भी जो है कोई ऐसा दबाव या दड़पन या कोई चीज का जो है ऐसे उलट सुलट चीजें नहीं हुई है। जी जी जो कुछ लोग हमारे
अलग अलग जगहों से जो भी बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, जब वो देखने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यार ये एक सामाजिक एकता की बहुत बड़ी निशानी है। जी 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 लेकिन कुछ समाज दुश्मन ये चाहते हैं कि नहीं नहीं, अगर हमको इसको टारगेट करना है अब्दुल सत्तार को, जी तो कैसे टारगेट करना है? तो तुम अच्छाई ना देखते हुए उसके अंदर एक मिसाल देना चाहूंगा मैं कि भाई वो जब कोई काम करता है अच्छा, तो वो बोलते हैं कि भाई उसको जो है नुक्स निकालने बहुत आसान होता है। जी तो एक वो पेंटर रहता है, उसको बोलते हैं कि भाई एक काम करो, आप जो है एक पेंटिंग बनाओ और चौक में लगा दो, और उस पेंटिंग के ऊपर जो है खाली नीचे लिख दो कि भाई इसमें जो भी नुक्स है, इसमें जो भी खराबी है, आप उसको वो करो, बताओ। हम्म तो उसमें इतनी खराबी निकालते लोग कि जिसकी कोई हद नहीं। हम्म फिर बाद में जो है वो पेंटिंग को हटाकर जो है दूसरी पेंटिंग लगाने के लिए कहा जाता है कि भाई ये पेंटिंग में आपको अगर लग रहा है कि ये पेंटिंग में से ये चीज खराब है, तो वही चीज आप इधर उतार के बताओ। तो जो दूसरा पोस्टर खाली ब्लैंक रहता है, वो खाली पड़ा रहता है, कोई बनाता नहीं, बोलता वो मेरे को आती नहीं और करना भी नहीं है। तो ये जो चीजें है, तो वो चीजों के ऊपर से राजकारण गरमाया जा रहा है कि जो चीज वो नहीं कर सकते, जी वो चीज को जो है नुक्स निकाल कर जो है बदनाम करना और जो है जातीय तेड़ निर्माण करना, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये ये जो देखिए, विरोधक कर रहे हैं तो क्या वो समाजवाद कर रहे हैं या जातिवाद कर रहे हैं या फिर खुद का मफाद शामिल है उसमें? मेरी नजर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना अपना मफाद देखा जा रहा है। जी ये जिस तरह से राजकारण किया जाता है, तो राजकारण को राजकारण में इसलिए कि अगर सामने वाला विरोधी है, अगर वो बोल रहा है कि पूर्व दिशा से सूरज निकलता है, तो मैं विरोध दर्शाने के लिए उसको पश्चिम दिशा से सूरज निकलता है ऐसा नहीं बोल सकता ना। अच्छा मेरे को तो ये मानना ही पड़ेगा कि हाँ पूर्व दिशा से सूरज निकलता है। लेकिन अगर मैं ये चाहता कि नहीं नहीं, वो पूर्व दिशा से निकल के थोड़ा बाजू से निकला है, वो थोड़ा बाजू से निकला है, तो ये चीज को गलत दर्शाना है, तो मैं मेरा मफाद बताने के लिए बोल रहा हूँ कि यार ये चीज गलत किया गई है। लेकिन मैं जब वो चीज को नहीं कर रहा, तो मेरे काम धंधे काय पे चल रहे हैं? यही मफाद के ऊपर मेरा जो बिजनेस चल रहा है, मेरे काम धंधे चल रहे हैं, और उसी चीज को लेके मैं बड़ा जो जो छोटे से उससे मैं इतना बड़ा क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मेरी मुखालिफत में जो है कुछ तो भी उल्टा सीधा आ रहा है, और मैं मेरे काम धंधे चलाकर मेरा मफाद चला रहा हूँ। मैं कोई समाजकारण या राजकारण की उसमें लोग नहीं है। जी जी इस चीज को मफाद है। दर्शाता है, उनका अपना मफाद है, जय और वो अपने व्यक्ति को उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। जी 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 अच्छा सिल्लोड में रोजगार के लिए क्या क्या किया गया है? देखिए, रोजगार का जो मसला है, तो आज भी अगर देखा जाए तो नौजवानों के लिए रोजगार बहुत बड़ा एक इश्यू है। जी जी ना इसको कोई सत्ताधारी ने हाथ में लिया, ना विरोधकों ने हाथ में लिया। जी जी आज भी जो हमारे सिल्लोड तालुके के, सोयगांव तालुके के नौजवान लोग हैं, तो आप हर पक्ष के लोगों से पूछ सकते हैं, या फिर वो कर सकते हैं कि भाई वो लोग जो यहाँ पर वोटिंग डालने के लिए आते, तो वो लोग वहां रोजगार के लिए गए हुए, उनको जो है रोजगार ढूंढने के लिए मुंबई जाना है, कोई पूना जा रहा है, कोई औरंगाबाद जा रहा है, कोई कोई चीज कर रहा है। लेकिन ऐसा कोई रोजगार के लिए बहुत बड़ा एक हब बनाया गया है और उसमें रोजगार दिया जा रहा है, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आता है। अब तक तो दिक्कत नहीं आता है। आपको क्या लगता है आगे जिस तरह से विकास की बातों में कहा जाता है, आमदार अब्दुल सत्तार कहते हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सूद गिरनी बन रही है, तो क्या इन फ्यूचर रोजगार मिल सकता है? हाँ, ये जो चीज है, सूद गिरनी का जो बहुत बड़ा एक विजन है, जी और उस विजन में अगर देखा जाए तो हमारा जो शहर है, इसमें इतना रोजगार उपलब्ध हो सकता है कि पूरा सिल्लोड सोयगांव तालुके को कवर करके बाहर से भी लोग जो है हमारे सिल्लोड में रोजगार के लिए आ सकते हैं। जी दूसरा ये रहा कि नेशनल कॉलेज में भी तालीम है और वो सब चीजें रोजगार है। अभी भी फिलहाल में अगर देखा जाए ओवरऑल, तो बहुत सारे लोग वहां से भी रोजगार
हासिल कर हासिल रहे हैं। कर रहे हैं। अच्छा, सिल्लोड शहर का विकास अगर ले लिया जाए कि नगर क्षेत्र का विस्तार, पानी पुरवठा, स्वच्छता, इन मुद्दों पर किस पक्ष से अधिक अपेक्षा रखी जा सकती है? अभी पक्ष के अलावा बस व्यक्ति का नाम लिया जा सकता है कि वो अब्दुल सत्तार ही कर सकते हैं पूरे सिल्लोड में और बाकी सब चीजों से जब उनका पक्ष पक्ष नहीं, अब्दुल सत्तार खुद पक्ष है एक, तो वही पूरा सिल्लोड का विकास कर सकते हैं। विरोधक बाकी बताते हैं कि ये कोई विकास नहीं है। कौन सा? सड़क निर्माण, पानी, लाइट, खंबे वगैरह, ये कोई विकास नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इसको विकास का हिस्सा समझा जाता है या नहीं समझा जाना चाहिए? विकास किसे कहते पहले वो तो समझ में आना चाहिए ना और दूसरी बात ये है कि जो स्टेजेस गवर्नमेंट के हैं कि ग्राम पंचायत ने क्या काम करना चाहिए तो ग्राम पंचायत वो काम करेंगी, जी जी जी। नगर पंचायत ने क्या काम करना चाहिए नगर पंचायत वो काम करेंगे, और नगर परिषद ने क्या काम करना चाहिए तो नगर परिषद के हिसाब से जो काम होना चाहिए वो काम नगर परिषद करती है। जी जी। तो नगर परिषद के अंडर में जो चीजें आती है वो जो चीजें हो रही है और वो जो चीजें नगर परिषद कर रही है तो नगर परिषद का विकास माना जाएगा, जी जी। इसके अलावा कुछ नहीं। जी जी। फिलहाल में नगर परिषद का इलेक्शन सामने है, तो नौजवानों की भागीदारी किस तरफ है? आपको क्या लगता है कि नौजवानों का मूड किस तरफ है? वो जातिवाद की तरफ है या किसी ऐसी शख्सियत की तरफ है, या आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये पैगाम देना चाहूंगा कि नौजवानों ने बढ़ चढ़कर जो है सियासत को समझना चाहिए, एक कॉन्शियसनेस, एक शऊर, एक बेदारी जो है नौजवानों की राजकारण को लेकर होना चाहिए, क्योंकि आने वाली नस्लों को और आने वाली भविष्य की जो जिंदगियों को जो चीज की जरूरत पड़ेगी, तो आज अगर तुम भागीदारी लेंगे और अगर राजकारण को, समाजकारण को, पॉलिटिक्स को समझकर चलेंगे तो कल तुम जो है बहुत बड़ी जो है कि इतिहास लिखने की ताकत रखते, और आने वाली चीजों में जो चीजें होने वाली है जी, उस जी। चीज को समझने की सलाहियत अभी पैदा होंगी, जी, वरना ऐन वक्त पे आप लोग ये सोचेंगे कि नहीं नहीं हमारे को तो राजकारण से कुछ लेना देना नहीं है, समाजकारण से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने मेरा कमाना और मेरा रहना यही चीज मेरे लिए काफी है, तो फिर आप जो है जिंदा रहना भी कोई मायने नहीं रखता। तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज ये है कि जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। जी जी। तो आपका राजकारण के लिए सिर्फ झंडे उठाकर चिल्लाकर पुकार कर कर वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि राजकारण किस ओर में जा रहा है और राजकारण को किस तरह से समझना है। ये राजकारण सिर्फ गली मोहल्ले की हद तक का नहीं रहा है, राजकारण जो है हर राज्य लेवल पे, नेशनल लेवल पे गया हुआ है, जी जी। और उसकी बेदारी नौजवानों के अंदर विशेष आना चाहिए, मैं ऐसा पैगाम दूंगा। जी जी। आमदार अब्दुल सत्तार के कामों को काफी सालों से आप भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 20-25 सालों से एक मर्तबा एमएलसी रह चुके और 20 सालों से एमएलए रह चुके, तो आपको क्या लगता है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है? अभी ये जो मुद्दा है 1999 में जो है देखे तो हमारा किशनराव काड़े शिवनाथ से आमदार जी। थे, उस वक्त से लेके अभी तक का हम हर चीज देखते आ रहे हैं। उस वक्त जो चीजें होना चाहिए, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ में या किसी राजकारण के खिलाफ में नहीं हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जो मैं अभी किसी समाजकारण पॉलिटिक्स का कोई हिस्सा नहीं हूँ जी। लेकिन जो चीजें हमने देखे कि किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए चाहिए। 1999 से 2004 और 2004 से 2009 तक का भी जब देखे तो उसमें कोई चीजें खास नजर नहीं आई। उसके बाद से अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी गांवों में, बहुत सारे एरियो में जहाँ पे जो है गरीब लोग रहते हैं या फिर जैसा कोई छोटी मोटी बस्तियां हैं वहां पर भी डेवलपमेंट, पानी का डेवलपमेंट, सड़क का डेवलपमेंट, समाज मंदिर और छोटे मोटे हॉस्पिटल जी। और ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो काफी तौर पे जो है डेवलपमेंट हुआ है, इस चीज को मैं
मानता हूँ। और भविष्य में सिल्लोड़ में और कौन सी चीजों की जरूरत है जो नहीं है और वो होना चाहिए? भविष्य में सिल्लोड़ में जो है बहुत सारी चीजों की जरूरत है, जैसे कि सब में पहले एजुकेशन का बहुत बड़ा जो है होना चाहिए। एजुकेशन तो है लेकिन उस तरह से नहीं है। आज अगर देखें ना तो शासन का ये निर्णय है कि भाई हर जो है इंसान पढ़ा लिखा हो, 14 साल से ऊपर के लोग जो स्कूल छोड़े तो उनको जो है एक जगह कर कर जो है तालीम देना चाहिए। जी जी। हाँ, और शासन ने अलग अलग जो है यहाँ तक का 10वीं में अगर बच्चा फेल भी हो रहा है तो उसको 11वीं में एडमिशन मिल रहा है एटीकेटी के जरिए। जी जी। तो हम बात यह है कि हमारे सिल्लोड़ में एजुकेशन अगर अच्छा है तो बड़े बड़े लोगों के बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं फिर पढ़ने के लिए। जो चीजें गरीब को मिलना चाहिए हर एतबार से एजुकेशन में जब चीजें आती है तो सबके लिए इक्वल आना चाहिए और हर किसी को जो है एजुकेशन की जो क्वालिटी मिलना चाहिए वो क्वालिटी के लिए एजुकेशन का हब होना जरूरी है। यहाँ पर एजुकेशन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होना जरूरी है। जब ऑटोमेटिक तुम्हारा एजुकेशन आएगा और उसके अंदर देखो क्वालिफिकेशन आना कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और काबिलियत का आना, ये बहुत दो चीजें अलग अलग चीजें हैं। काबिलियत से इंसान अपना रोजगार खुद पैदा कर सकता है और एजुकेशन से जब काबिलियत आएंगी उसके अंदर तो वो उसका जो है खुद जो है अपने खुद की कफालत करने में वो बहुत आगे रहेगा। जी जी जी। तो उसको रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी, रोजगार खुद उसके पास रहेगा और वो एक आदमी अगर काबिल बन गया तो वो उसके हिसाब से रोजगार 5 लोगों को 10 लोगों को दे सकता है। जी जी। कुछ और लोग जिन्हें किस तरह से लोगों की समस्याओं को हल करना है नहीं मालूम है और वो अपने आप को लीडर कहते हैं और किसी रास्ते पर गली वालों को या अपने पीछे कुछ एक ग्रुप को लेकर चलते हैं, तो आपकी नज़र में कैसा है कि लीडर कैसे होना चाहिए और किस शख्स को जनता ने अपना लीडर मानना चाहिए, उसमें कौन सी वो खूबियां होना? लीडर बनना जो है दो धारी तलवार है। जी जी। लीडर बनना एक हिसाब से अगर देखा जाए तो उसने जरा सा माहिती अधिकार भी दिया तो वो लीडर बन जा रहा है और वो अपने आप को लीडर कर रहा है। लेकिन लीडर बनना सब में मुश्किल काम है जी क्योंकि लीडर को हर समाज के, हर जात की, हर कौम की, हर गली मोहल्ले की जो है मसलों को समझकर मसलों को हल करना लीडर का काम है। और लीडर को जब तक का वो अपने आप को उस तरह से मालूमात में उस साँचे में ढाल नहीं लेता वो लीडर नहीं बन सकता। या फिर अगर तुम बन भी गए तो किसी एक उसमें ढले हुए रहेंगे या फिर एक ही जात के या एक ही उसके या एक ही एरिया के लीडर कहलाएंगे। लीडर बनना है तो फिर तुमको बहुत ज्यादा जो है बड़े पैमाने पे लोगों को समझना, समाज को समझना और उसका काम करना, ये लीडर बनना रहेगा। और लीडर बनना मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो है आसान भी है अगर हम उस चीज को समझे तो। वरना जो है आज लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरे को मेरे काम से फुर्सत नहीं है, दूसरों का क्या काम करूं। जी। तो उस सूरत में लीडर नहीं बन सकते। अब जो लोग झंडे उठा के चिल्ला पुकार करने वाले लोग भी अपने आप को लीडर बोल रहे, तो लीडर ऐसे भी है गली मोहल्ले के। अगर कोई अपने आप को लीडर कहे और कहे कि मैं लीडर हूं आपका, तो आपके नजर में उससे क्या सवाल करना चाहिए जनता ने? जनता ने उससे ये पूछना चाहिए कि भाई आपने अभी तक का क्या काम किया है, या फिर आपकी जो लीडर बोलने की चीज है तो आपकी उपलब्धियां क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर वो है, तो वो चीज पूछने की जरूरत नहीं होना, वो जाहिर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से लीडर के। जी। जैसा कि मुद्दों से हटकर फालतू चीजों का शौक नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अगर देखा जाए तो आज कुछ नौजवान, कुछ लोग इस मुद्दे पे फिर रहे हैं कि भाई हम आज ये पार्टी में जाएंगे तो वहां कुछ खाने को मिल जाएगा, पीने को मिल जाएगा,
आज यहाँ जाएंगे तो वहां ऐसा हो जाएगा। जी तो ये जो चीजें हैं ये फालतू है, और वो अपना काम लेने के लिए उनको खिलाना पिलाना और गलत रास्ते पे लाना, इसके लिए वो जो लोग जो लीडर की में ये सब चीजें कर रहे हैं, उसके लिए वो लोग जिम्मेदार है कि भाई तुम जो है किसी कौम के जो है नौजवानों को एक राह रास्त पे लाने के अलावा आप जो है उनको बर्बाद कर रहे हैं। जी जी तो ये जो नशेखोरी, जो खाने का लालच, फिरने का लालच, इसमें जो चीजें हो रही है सब चीजें फालतू हो रही है, और इसके वही लोग जिम्मेदार है जो चीज अपना मफाद पूरा करने के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। जी जी ताकि उनको मालूम है हम अगर आज ये लोगों को पकड़ेंगे तो इनको दारू पिलाना, खाना खिलाना, ये सब चीजें करना, तो वो आज तो खा लेगा लेकिन कल उसको जो चीजों की आदत हो जाएगी, लत लग जाएगी, जी तो आखिर फिर वो गुनहगारी की तरफ बढ़ेगा और वो बर्बाद हो जाएगा। जी तो ये वक्त ऐसा है कि अपने आप को संभाल के वो चीजों में ना जाए। मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि लोगों ने जो है चंद दिनों के लिए और चंद लम्हों के लिए उस चीज को अवॉइड करना चाहिए और अच्छी तरह से अपने आप को समझ कर रहना चाहिए। जी 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 जिस तरह से सिल्लोड़ में एक मुद्दा और ज्यादा गरमाया ग्रेट सोमैया का, तो आपको क्या लगता है कि वो जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, तो उनका मुद्दा बहुत जबरदस्त है या कहीं पर खोखला है? क्या कौन से मुद्दे को लेकर उन्होंने चलना चाहिए? फिलहाल हमारे मुल्क का क्या हाल है? देखिए, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, मैं तो अभी वो नरेंद्र मोदी साहब का एक वीडियो बहुत पुराना 2014 के पहले का जी देखा कि वो बोल रहे हैं कि भाई ये जितने घुसपैठिए घुस के आ रहे हैं या जो कोई घुस रहा है तो इसके जिम्मेदार खुद प्रधानमंत्री है, या जो ऊपर बैठे हुए मंत्री है, गृह मंत्री है, ये सब लोग उसके जिम्मेदार है। तो आज वही चीज उनके ऊपर भी लागू होती है कि अगर उस जगह पे बैठे हुए हैं जहां से घुसपैठिए घुसते हैं, कोई अगर यहाँ आके अपने आप को तो घुसपैठिया नहीं बना सकता ना। जी घुसपैठिया कहाँ से घुस रहा है वो मेन मुद्दा है। जी जहां से तुम जिस चीज को मुद्दा ना बनाते हुए जो है आप एक आम लैंग्वेज में बोलते नहीं कि जल रही कहाँ पर तो बुझारे कहाँ पर। तो घुसपैठिए कहाँ पर है और तुम आ रहे कहाँ पर। घुसपैठिए का अगर तुम्हारे को ठिकाना मालूम है तो वो पुराने जमाने में एक बादशाह था। वो बादशाह क्या करता था कि बहुत ऐदी था, वो पढ़े रहता था वो। तो उसके सिपह सालार पहले जो है जंगें चलती थी, उस जंगों में ऐसा रहता था सिपह सालार और उनके जो जी जी है आके बोलते थे जी कि भाई कहाँ एक हमला होने वाला है। तो वो बोलते थे वो बॉर्डर पे घुस गए, हमला कर रहा है, यहाँ तक आ गए वहां तक आगे। बोलते बादशाह अपने रूम में आराम करता, ठीक है देखेंगे बोले। वो यहाँ तक का होता है कि वो बादशाह के कमरे तक आ जाते। हम्म बादशाह पड़ा हो रहा है तो बादशाह फिर बोलता है अरे कहाँ है मेरी तलवार। हम्म तो अब ये इतने कैसे ये गुमसुम बैठे हुए थे कि यहाँ तक का घुसपैठिए सिल्लोड़ तक आ गए। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि बादशाह कहीं ना कहीं सो रहा है, अच्छा कहीं ना कहीं आराम फरमा रहे हो। तो घुसपैठिए यहाँ तक आ रहे हैं तो किरीट सोमैया सामने घुसपैठिए के जो मेन मूल जड़ है जी वहां पर ना घुसते हुए वो यहाँ पर वो कर रहे हैं और शासन उस चीज को मान्यता दे रहे हैं। जी जी आप जहां पर जो कायदा किस लिए बनाए, कानून किस लिए बनाए, जी जी तो आप वहां पर जो चीजें हो रही है तो वहां पे तो हमारे बहुत तैनात है बॉर्डरों पे और इधर से उधर से। अब वो सीमा हैदर जैसी लेडीज हिंदुस्तान में आके रह सकती है तो दूसरे लोग आ रहे तो आप क्या कर रहे हैं उस वक्त, कैरेट समैया। जी तो बरोबर ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जल रही कहीं है और लग रही कहीं है, तो उस हिसाब से सिल्लोड़ को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है कि भाई घुसपैठिए घुस गए। जी जी भोकरदन में घुसपैठिए घुसे तो वहां जाके क्या करे इन्होंने, वो घुसपैठिए इधर उधर जो घुस रहे तो कायदे के हिसाब से देखे तो फिर वो कायदे में तुम पकड़ो उसको घुसपैठियों को लाओ, और जो है जो कार्रवाई है इंडिया के कानून में जो कार्रवाई दी गई कि अगर वो कोई आता है
तो उसको क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है। जी तो जी। आप ये जो है कागजों में उलझा रहे हैं कि ये चीज ऐसी करो, वो चीज वैसी करो, और हमारे कागज लेके भागना पड़ रहा है बस। जी 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 अपने आप को साबित करो बस। जी। और वो बोल देंगे घुसपैठिया, तो घुसपैठिया थोड़ी हो जाएगी। अपना अपना वजूद है यहाँ पे, अपना सब यही है। जी जी। सिल्लोड का जो राजकारण है, चाहे विरोधक को ले लो, सत्ताधारियों को ले लो, तो आपको क्या लगता है कि ये राजकारण किस तरफ जा रहा है? सिल्लोड में एक हद तक का देखा जाए तो राजकारण आज तक की कंडीशन में, या फिर ये 1-1.5 साल में जो है राजकारण ज्यादा जातिवाद पे चला गया। जी जी इससे पहले कोई ऐसी जातिवाद नहीं थी। और कुछ जो लोग हैं, तो अगर दो लोग अगर झगड़े कर रहे हैं तो उसमें सब में पहले ये ढूंढते हैं कि साला ये अपने वाला कौन सा है और गैर कौन सा है। अच्छा जी। फिर वो उसको जो है जल से जुलूस करके वो बोलते कि नहीं नहीं, इन्होंने ऐसा ऐसा हमला कर, ये दहशतगर्द है, आतंकवादी है, इन्होंने झगड़ा कर। तो उनको मालूम है कि यार अपना जो है रोटी सेकी नहीं गई, अपना मफाद पूरा नहीं हुआ। तो ये लोगों को भी चैन से नहीं रखने का और उनको काम से लगाने का तो जातिवाद फैलाना है। कि भाई हम जो है जब तक का जातिवाद फैलाएंगे नहीं, तो लोग वैसे तो हमको दे नहीं रहे, लेकिन जातिवाद के नाम पे तो भी कुछ मिल जाएगा। अभी से इतने जातिवाद फैला रहे, तो उनके हाथ में अगर कुछ रहा, ताकत रही और है, तो वो तो बोलेंगे यार इसको उधर ही खड़े करो, अपने पास खरीब भी मत खड़े करो इसको। नौजवानों के लिए एक ही पैगाम देना चाहूंगा मैं कि हम हमारी तालीम के तरफ, हमारे बच्चों की तालीम के तरफ, एजुकेशन के तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, और हम अपने आप में क्या सलाहियतें पैदा कर सकते हैं, किस तरह से हम समाज को समझ सकते हैं और किस तरह से समाज की भलाई कर सकते हैं। समाज बोले तो हर समाज की भलाई करना ये मकसद हो, और अपने आप को जो है गुनहगारी से दूर रखें, कायदे का पालन करें, और लोगों के शहरियत को, जातिवाद को समझे कि आज ये अगर ऐसी तरह से जातिवाद करेंगे तो कल आप लोगों को ये लोग खड़ा भी नहीं करने वाले हैं। जी। और दहाइयों से, सदियों से, सालों से ये चीज होती है कि अगर अगर हम हमारी जगह खड़े हैं और हम किसी, मैं आपके पास आया हूं तो आपके पास मेरी पहचान है, या आप वो करेंगे। और अगर मैं किसी के पास जाता हूं तो बोले यार उसको बाहर रुका भी। तो अब ये टाइम है कि तुम अपने आप को समझे और अपने आप को समझ कर जो है फैसला ले। नाजरीन, ये थे हमारे खास मेहमान एडवोकेट अनीस अहमद साहब। आपने भी पूरी चर्चा सुनी है कि किस मुद्दे को लेकर कौन सी बात एडवोकेट अनीस साहब ने कहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उस चर्चा में आपकी राय क्या देना चाहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिलहाल का राजकारण कैसे चल रहा है। और बहुत सारी खुले तौर पर, साफ तौर पर एडवोकेट अनीस साहब ने बहुत सारी बातें रखी है और नौजवानों को भी बहुत अच्छा पैगाम दिया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी राय क्या है, तो ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। और अगले एपिसोड का इंतजार करें, इंशाअल्लाह जल्द ही एपिसोड नंबर 22 शूट किया जाएगा और नए खास मेहमान को बुलाया जाएगा। तब तक के लिए आपसे मैं रुखसती चाहता हूँ। खुदा हाफिज।